गाइस, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम कर विद टीवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स जेईबी प्रिपरेशन 2021 चैप्टर नंबर 4 दैट इज डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग्स। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्किप कर रहे हैं बिकॉज कैपिटल बजटिंग जो कि चैप्टर नंबर 3 है उसमें कुछ खास है नहीं, तो उसको स्किप करके डायरेक्ट डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग में आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल अगर आ गया तो आप लोग के लिए केक वॉक हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिकली आप लोग को डिप्रिसिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। कोई भी बाइक लिए आप लोग, ये आपका है रॉयल एनफील्ड, मान के चलो ये आपका रॉयल एनफील्ड है 2 चक्का के साथ। ये आप लोग लिए 2 लाख में। क्या 10 साल बाद भी 2 लाख का वैल्यू रहेगा इसका? नहीं, 10 साल बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि आप इसको यूज़ करेंगे, इसमें वियर टियर होगा, इसका आपका यूसेज होगा, इसका आपका नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स बढ़ जाएंगे, इसके टायर्स ख़राब हो जाएंगे, इसका इंजन बहुत यूज़ हो जाएगा, इसको हो सकता है कि आप लोग 2-3 बार गिरा भी दें, है ना। तो उसके वजह से जो है इसका वैल्यू जो है पूरी तरह कम होके इसका वैल्यू 1 लाख हो जाएगा, बराबर इसका वैल्यू 50% हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स इसका वैल्यू 1,50,000 होगा, ये भी कम हो रहा है। इफ़ आफ्टर वन ईयर इसका वैल्यू 1,80,000 हो जाएगा। तो हर साल आप लोग देख सकते हैं कि कुछ डेप्रिसिएट हो रहा है वैल्यू, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मेन रीज़न हो सकता है वियर टियर, हो सकता है टाइम टाइम फैक्टर हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ्लेक्स ऑफ टाइम। ऑब्सोलेंस हो सकता है, ऑब्सोलेंस मतलब कोई भी नया टेक्नोलॉजी, नया मान के चलो रॉयल एनफील्ड आज के टाइम पे सबसे अच्छा बुलेट है, हो सकता है 10 साल बाद तक, बीच में 5 साल बाद तक एक ऐसी बुलेट आ जाए जो रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने लग जाए, तो उसकी वजह से भी उसका वैल्यू जो है डिप्रिशिएट होने का चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। बेसिकली आपको क्या जानने का है? बेसिकली आपको जानना है डिप्रिसिएशन के 3 मेथड, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, जिससे आप लोग डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो। पहला मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड है आपका आपका सेकंड मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और थर्ड मेथड है आपका सम ऑफ ईयर्स मेथड। तीनों को डिटेल में हम लोग चेक करने वाले हैं यहाँ पे कि क्या डिफरेंस है, और तीनों मेथड में आपका मेन फैक्टर आपको जो याद रखना है। देखिए सामने आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा है, पटेल ट्रांसपोर्ट एक्वायर्ड a ट्रैक ऑन 1 October 2010 एट द कॉस्ट ऑफ 4 लाख रुपीज़। द फर्म राइट्स ऑफ द depreciation at 10% of original cost every year. The books are closed on 31st March every year. Show the truck account and depreciation account for the 3 years. देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पटेल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि एक ट्रक लेता है, कब लेता है? 1 October 2010, और उसके अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च एवरी ईयर को। और ट्रक का रेट है 4 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% हर साल के लिए। देखिए 4 लाख है, ये बोल रहा है हर साल जो है आपका 10% का डेप्रिसिएशन होगा। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो भी आपका परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो ओरिजिनल वैल्यू पे ही करोगे, मतलब आपका डेप्रिसिएशन का जो भी वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको आप लोग कहीं पे साइड में स्टार मार्क करके टाइप कर लो, कहाँ पे भी आप लोग को लिखना है लिख लो। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो भी वैल्यू रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा है डेप्रिसिएशन, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। पर आप लोग इसको डेट को मेंशन कीजिए, डेट को, क्वेश्चन में जो डेट है वो खेल रहा है आपके साथ। 1 अक्टूबर को ट्रक खरीदा, 31 मार्च को बुक क्लोज होगा, कितने महीने हो रहे हैं? 6 मंथ हो रहा है। 6 मंथ में एक ईयर में 10%, तो 6 मंथ्स में 5%। पहले साल में जो है सिर्फ 5% आपका डिप्रिशिएट होगा बिकॉज 6 मंथ्स हो रहा है। जैसे ही पहले साल का बुक्स क्लोज होगा तो 5% का डिप्रिसिएशन होगा। 4 लाख था, उसका 5% कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 3,80,000। ठीक है, 3,80,000। यही पे टेबल में आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा सही में आपको क्लियर होगा। ये आपका 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपका कितना कम हो रहा है? 20,000, बिकॉज 5% लिया जा रहा है, बिकॉज 6 मंथ्स की कैलकुलेशन हो रही है ना कि 1 ईयर का। 20,000 कम हुआ तो 3,80,000 होगा। अब वो 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक टोटल का टोटल 40,000 होगा डिडक्ट, बिकॉज एक ईयर में 10% हो रहा है, तो अब पूरा का पूरा 40,000 डिडक्ट होगा।
तो वो 3,80,000 में 40,000 कम होगा तो कितना हो जाएगा 3,40,000। 3,40,000 में नेक्स्ट ईयर फिर 40,000 कम होगा तो कितना हो जाएगा 3 लाख। मतलब 3 साल बाद 4 लाख का वैल्यू जाता डायरेक्ट गिर के कितना हो गया 3 लाख, बराबर 1 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया। पहले 20,000 फिर 40,000 फिर 40,000, टोटल 1 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डिप्रिसिएशन का वैल्यू सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रक पे डिपेंड कर रहा है, तो डिप्रिसिएशन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये मैं बताना चाहता था। अगला वैल्यू आ जाते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें डिप्रिसिएशन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन इसमें क्या हो रहा है, जो भी आपका कॉस्ट है उस पर पहली बार डिप्रिसिएशन लगेगा, एक वैल्यू आएगा। अब डिप्रिसिएशन इस पे लगेगा, जो वैल्यू आया उस पे लगेगा, फिर एक वैल्यू आएगा। अब जो नई वैल्यू आई उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो डिप्रिसिएशन जो नई वैल्यू आ रही है उस पर लग रहा है, ठीक है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू में। ओरिजिनल वैल्यू में अगर लग रहा है तो वो कांस्टेंट रहता है, और जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन अब क्या है, जो डिप्रिशिएट हो रहा है, जो वैल्यूज़ आ रहे हैं उस पर लग रहा है डिप्रिशिएशन का परसेंटेज। इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेसिडुअल बैलेंस पे डिक्लाइनिंग बैलेंस यूज़ होता है, और ओरिजिनल कॉस्ट पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखिए एक क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। If the original cost of asset is 20,000, rate of depreciation is 20% of the following table, how declining balance would depreciate the asset? 20,000 का अगर आपका कॉस्ट प्राइस है 5% है, 20% कितना हो गया 4,000। अब उसको कम करोगे तो 16,000 हो जाएगा। 16,000 पे अब आपका 20% कितना हो गया 3,200। आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 12,800। ऐसे ही आप लोग अगर नीचे जाओगे तो 5 साल बाद फाइनल वैल्यू आपको कितना मिलेगा 6,553.60। तो ये आप लोग का 20,000 से 6,553.60 हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि आपका डिक्लाइनिंग मेथड की बात किया जाए तो ये मेथड है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दूं स्ट्रेट लाइन मेथड और डिक्लाइनिंग मेथड में। अब मान के चले 20,000 है, दोनों का वैल्यू मान के चले 20,000 है। आपका कोई भी बाइक है या कुछ भी 20,000 का है। 5 साल बाद स्ट्रेट लाइन मेथड में कुछ भी वैल्यू आया, मान के चलो 10,000 आता है, तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग मेथड में 10,000 से ज़्यादा आएगा। मतलब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में ज़्यादा है। क्यों? रीज़न आपको कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चलेगा। जो भी डेप्रिसिएशन है वो कांस्टेंट है, और वो रेट किस पे लग रहा है ओरिजिनल वैल्यू पे। पर डिक्लाइनिंग मेथड में ओरिजिनल वैल्यू पे पहली बार लगा, फिर उसके बाद जो कम आया उस पे लगा, फिर उससे कम जो आया उस पे लगा। मतलब डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है वो कम होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि हाईएस्ट है। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका कभी भी जो है डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है लास्ट आपका है सम ऑफ ईयर्स मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट 5,000 रुपीज़ का कंप्यूटर है, 200 रुपीज़ सैलवेज वैल्यू है, 3 ईयर्स के बाद उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा। 5,000 का कंप्यूटर है, 200 का सैलवेज वैल्यू, मतलब जैसे ही खरीदे 200 रुपीज़ उसका गया। उसका वैल्यू अगले दिन अगर वो बेचता है विदाउट एनी टाइम तो भी उसका 200 कटना ही है, तो 4,800 तो इसका हो ही गया। जैसे ही खरीदा तो 200 उसका वैसे ही कम हो गया। 4,800 पे जो भी है अब कैलकुलेट होगा 3 साल का। इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है सम ऑफ ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स बोला तो 3 + 2 + 1 कर दो। 5 ईयर्स बोलता 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करते। 10 ईयर्स बोलता तो 10 + 9 + 8 + 7 + 5 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ये आपका रहेगा फंडा। तो यहाँ पे 3 ईयर्स बोला, 3 ईयर्स बोला इसलिए 3 + 2 + 1 किए 6 किए। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, परसेंटेज निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू आया 6 उसको रखोगे नीचे, इसको रखोगे नीचे, इसको रखोगे नीचे। ऊपर क्या रखोगे, ऊपर रखोगे ये पहली वैल्यू को, फिर ऊपर रखोगे ये दूसरी वैल्यू को, ऊपर रखोगे ये तीसरी वैल्यू को। तो 3/6 पहला, 2/6 सेकंड, 1/6 थर्ड। इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये 50% आएगा, ये आएगा 33%, ये आएगा 16%, 16.67%। तो ये तीनों डिप्रिसिएशन है। मतलब 5,000 से पहले 50% कम होगा, नहीं 5,000 में 200 तो कम हो गया, 4,800 बचा, 4,800 में 50% कम होगा, फिर जो बचेगा उस पर क्या लगेगा 33% कम होगा, फिर जो बचेगा उसमें 16.67% होगा, और फाइनल अमाउंट आपको मिल जाएगा हाथ में। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सॉल्व अगर करोगे, पहले में आपका हो रहा है 2,400, फिर आपका है 1,599.84, और फिर आपका 800.16। मतलब 5,000 से तो 4,800 आ गया सबसे पहले, उसके बाद 4,800 से 2,400, 24 से 1,599,
159 से 800.616। तो देख सकते हैं ये आपका होता है सम ऑफ ईयर्स मेथड। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक टॉपिक और आपका बच जाता है, क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट कि आपका जो लेखा जोखा है, डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान दिया गया है, उसका आपका एक बुक बनाया जाता है कि डेप्रिसिएशन में आप लोगों ने क्या क्या किया है। तो उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, सिंपल है। अकाउंटिंग को साइड रखिए, बेसिक आपका है इस चैप्टर से मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तीन तीन मेथड है, फिर से बता दूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, ठीक है, और आपका सम ऑफ ईयर मेथड। ये दोनों में आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये हो जाता है कि ये ओरिजिनल वैल्यू पर डिप्रिसिएशन रेट करता है, और ये रेट बाय रेट चेंज होता जाता है, जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे रेट चेंज होता है। और सम ऑफ ईयर्स में भी वैसे ही है, लेकिन सम ऑफ ईयर्स में अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो होप करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा मैं उसका वीडियो लाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो इसको पढ़िए एंड अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक कीजिए।